जी बेटा, ये क्वेश्चन थे कल जो मैंने दिए थे आपको, इसमें इनकी आंसर्स भी आपके सामने डिस्प्लेड हैं। वो जो कल का मॉक था उसको डिस्कस करें जल्दी जल्दी। सारे क्वेश्चन ही करवा देता हूँ ताकि जिसकी जो भी लर्निंग है वो अल्लाह करे हो जाए। तो एल्कीन जो है उसकी होमोलोगस सीरीज की बात हो रही है। तो एल्कीन है ये। तो इसके लिए कौन सी बात करेक्ट है? तो प्रोटीन जो है वो रिएक्ट करती है स्टीम के साथ, उससे बन जाता है प्रोपेनॉल। ये वाली बात सही थी और बाकी सब बकवास था। एल्कीन का जनरल फार्मूला ये नहीं होता। पॉलीमराइजेशन, पॉली अनसैचुरेटेड मींस कंटेन मेनी पॉलीमर। नो, इसका मतलब होता है पॉली का मतलब मैनी, अनसैचुरेटेड का मतलब इसमें बहुत सारे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये होता है। ये भी क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पर ये आपके पास एल्केन है, ये एल्कीन है। तो ये लिख देता हूँ इसके साथ, ये एन है, इसका फार्मूला एन वाला है, इसका फार्मूला फिर एन वाला है, और इसका फार्मूला फिर एन वाला है। तो उसने कंफ्यूज करने के लिए दिया था कि बच्चा समझेगा शायद ये सारे के सारे एल्केन हैं। ये सारे सैचुरेटेड नहीं है, बल्कि ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन हैं। ठीक है जी बेटा, सही है? मसला क्लियर? तो मसला तो नहीं है? यस सर। ओके। ब्यूटेन का आइसोमर, ब्यूटेन का फार्मूला हो जाएगा C4NH हो जाएगा 10 2n+2। आप लंबी चेन की सिलेक्शन अगर करते हैं तो किससे करें? क्या क्या हाईलाइट लगाए इसमें? इसमें अगर लंबी चेन की मैं सिलेक्शन करता हूं तो इसमें लंबी चेन की सिलेक्शन करूं तो ये आ रही है, जबकि इसका तो फार्मूला ही सही नहीं है। देखें, इन तीनों का फार्मूला सेम है, C4NH10 है, लेकिन इसका फार्मूला तो C4NH8 है। ये तो कट जाएगा, ये दो तीन बच गए। अब इसमें आपके पास उसने कहा ब्यूटेन का आइसोमर हो, बेटा ये आइसोमर है। क्यों? अगर हम इसमें लंबी चेन देखें तो एक ही आ रही है। पहले वाले में एक ही लंबी चेन आ रही है, दूसरे वाले में एक ही लंबी चेन आ रही है, तीसरे वाले में आपके पास लंबी चेन है और साथ ब्रांच भी जा रही है। तो इसका नाम अगर मैं लिखने की कोशिश करूं, इसका नाम जो है ब्यूटेन है, इसका नाम भी ब्यूटेन है। जबकि इसमें हम गिनती करनी पड़ेगी 1 2 और 3। तो ये बन जाएगा आपके पास 2 मिथाइल प्रोपेन। तो उसने कहा था ब्यूटेन का आइसोमर हो, तो ये दोनों ब्यूटेन निकले ना, ये है फिर ना ये है। सी आंसर हो जाएगा। जिसका नाम डिफरेंट हो वो आइसोमर होते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, नाम डिफरेंट। याद आ गया? यस सर। ओके। सी वाटर को प्यूरिफाई करना है तो फ्रैक्शनलाइजेशन करेंगे या डीसैलिनेशन करेंगे? फ्रैक्शनलाइजेशन नहीं करेंगे, डीसैलिनेशन करेंगे। आंसर बन गया सी। सेट है? बोलते जाओ। सर डीसैलिनेशन में क्या होता है? डीसैलिनेशन में आप जो है उसमें से रिमूव कर देते हैं सॉल्ट को। एक प्रोसेस होता है रिवर्स ऑस्मोसिस की तरह का, जिनके पास बायो उनको पता होगा, जिनके पास बायो नहीं है तो मतलब ऑस्मोसिस हो रही थी उल्टे तरीके से। इसमें सॉल्ट को रिमूव किया, सॉल्ट एक तरफ हो जाता है और पानी एक तरफ हो जाता है। सर लेकिन अगर ठीक। हम डीसैलिनेशन करेंगे तो सॉल्ट सिर्फ रिमूव होगा ना, दूसरी इंप्योरिटीज तो बाकी रहेंगी, सैंड फॉर एग्जांपल। तो उसको क्या फ्रैक्शनल डिसीजन करते किसके लिए? सवाल तो अच्छा है, जवाब भी बताना चाहिए। किसके लिए करते हैं? दो सॉल्युबल सॉल्वेंट को अलग करने के लिए। सी वाटर में क्या जी। होता है? सी वाटर में पानी के अंदर नमक होता है, बस नमक होता है और पानी होता है। इसके लिए या तो आप डिस्टिलेशन कर सकते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन, या फिर डीसैलिनेशन, सॉल्ट निकालना एट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये अभी आप लोगों ने आरओ के प्लांट देखे हैं आप लोगों ने, जी जगह जगह खुले में आरओ के प्लांट्स। जी भाई सर। पानी के प्लांट्स लगे, ये छोटी छोटी जगहों पे लगाए हुए हैं आजकल। तो वो यही काम कर रहे थे, एट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेम्ब्रेन से पास करते हैं सी वाटर को, नमक एक साइड पे हो जाता है और पानी दूसरी साइड पे चला जाता है। ओके। ठीक है। इसका एक और भी तरीका होता है, मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने आपको इस तरीके से पढ़ाया था कि ऐसे करते हैं इसको, कि आप जो है इस तरीके से एक ओपन एयर में रख देते हैं पानी को, इसके ऊपर लाइट फॉल हो रही थी, लाइट से बनेंगे इसके ऊपर वेपर्स। इस वेपर्स के लिए जो है हम कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक जो है प्लेट रख देते हैं और यहाँ पर जो है कंटेनर रख देते हैं। तो होगा ये कि यहाँ से जिसके वेपर्स बन के उड़ेंगे वो यहाँ से कंडेंस होते होते इसमें गिरने शुरू हो जाएंगे। तो नमक आपका यहाँ रह जाएगा जबकि पानी यहाँ पर आ जाएगा।
ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट भी काम किया जाता है। ठीक है, आप भी अपनी छत के ऊपर ये प्लांट लगा सकते हैं। डीसैलिनेशन। कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन के बारे में कौन कौन सी बात जो है सही है? कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला ये है, मीथेन का फार्मूला ये है। बोथ कंटेन कार्बन, ट्रू। बोथ आर ग्रीन हाउस गैसेस, ट्रू। दोनों ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ट्रू। बोथ लोअर द पीएच ऑफ वाटर, नहीं भाई, पीएच लोअर वाटर की सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड कर सकती, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, बोथ नहीं कर सकती। बोथ की वजह से गलत हो गया, तो इधर से ये होना चाहिए था, बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है, और इसमें कौन सी बात ठीक है? एल्यूमिनियम फॉर्म हीटेड विद हाइड्रोजन, ये स्मेल्टिंग से नहीं होता, आपको याद होगा। ये होता है जो यहां तक होते हैं ऊपर से, ये इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ता है इनका, यहां से लेके कॉपर तक इसको करना पड़ता है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, किसी को याद है? हीटिंग ठीक है जी। कॉपर डिस्प्लेस जिंक, कॉपर डिस्प्लेस कर देगा जिंक को, मतलब जिंक सल्फेट लिखा इधर, तो कॉपर इतना शक्तिशाली है कि इसको उड़ा दे। इनमें से मोर रिएक्टिव कौन है? ये लेस रिएक्टिव है, नो रिएक्शन। कॉपर इज फॉर्म फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड हीटिंग विद हाइड्रोजन। कॉपर इज फॉर्म फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड हीटिंग विद हाइड्रोजन। ये वाला काम हो जाएगा, स्मेल्टिंग ही तो है। आपके पास इसमें बन जाएगा H2, इसकी ऑक्सीजन छीन लेगा और कॉपर बन जाएगा। दिस इज ट्रू, इस प्रोसेस का नाम स्मेल्टिंग ही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सिल्वर, मेटल ऑफ सिल्वर स्ट्रिप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ये आपके पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, CaSO4, और इसमें आपने प्लेट लगा दी, किसकी स्ट्रिप लगा दी है? सिल्वर की। तो हम देखते हैं कि सिल्वर क्या कर सकता है। क्या सिल्वर कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है? नो, नहीं कर सकता। क्यों? इट इज लेस रिएक्टिव, तो ये काम नहीं हो सकता, इसलिए नो रिएक्शन टेक प्लेस। इज दिस क्लियर? यस सर। मेटल्स की प्रॉपर्टीज कुछ बात की उसने, मेटल्स आर ये और वो। कौन सी बात सही है मेटल्स के लिए? मेटल्स के लिए करेक्ट क्या है? मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब होता है कि कैन बी मोल्डेड टू एनी शेप। उसकी वजह क्या होती है? एटम्स की लेयर स्लाइड कर सकती है। याद आ गया आप लोगों को? सेम साइज के एटम्स होते हैं, अगर आप जो है यहाँ पर फोर्स लगाएंगे इस तरफ से, यहाँ से फोर्स लगाएंगे इस तरफ से, तो ये स्मॉल बॉल बेरिंग की तरह के होते हैं, इसलिए बड़े आराम से मोल्ड हो सकते हैं, मैलिएबल। ये बात सही हो गई है। बाकी बातें देखनी है, देख लेते हैं। मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज आयंस वाइब्रेट। इसका क्या ताल्लुक? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर का वर्ड किसके लिए आता है? मॉलिक्यूल का वर्ड आता है हमारे पास कोवेलेंट के लिए। तो मेटल में कोवेलेंट बॉन्डिंग कहां से आ गई? To form and alloy two metals, the metal must be very similar in ionic radii. नहीं भाई, ionic radii similar नहीं होना चाहिए, different होना चाहिए, तब जाके alloy बनता है। Atom element same electronic configuration as an atom of ion of strontium. बेटा कोई भी आयन बनाता किस लिए? कोई एटम आयन क्यों बनाता है? स्टेबल होने के लिए। क्या स्टेबल कौन होते हैं? किसको फॉलो कर रहे होते सारे? आइंदा कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया आपके सामने जिसमें कहे कि एन एटम फॉर्म एन आयन स्ट्रोंशियम की जगह कोई भी दे दे, तो उसका आंसर क्या होगा? कोई नोबल गैस होगी आंसर, कहानी खत्म। अगर दो नोबल गैसेस आ जाएंगी तो फिर हमें इलेक्ट्रॉन चेक करने पड़ेंगे, वरना इसका आंसर यही होता है हमेशा कि बोला कि इसने जो आयन बनाया उसकी कंफिगरेशन किससे मैच करेगी? किसी नोबल गैस से मैच करनी होगी। क्लियर? फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर हर वो चीज होती है जिसमें NPK हो। तो इसमें N है अमोनिया। अमोनिया को फर्टिलाइजर के तौर पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये गैस की फॉर्म में, एक्वस की फॉर्म में यूज करेंगे तब भी ये उड़ जाती है। ठीक है, ये नहीं। कोई सॉल्ट होना चाहिए, ये सॉल्ट नहीं है। अमोनियम यस हो सकता है, इसमें नाइट्रोजन है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अच्छा, आगे जो है यस यस पे इसको नो लिखा है, इसको तो हमने काट दिया, इसकी वजह से इसको हमने काट दिया। ये दोनों यस यस पे ठीक हो गया। अच्छा, इट इज मेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ हेबर प्रोसेस एंड कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कौन सा वाला? अमोनियम क्लोराइड। नो, अगर इससे बनाया जाए ना तो फिर आपके पास हेबर प्रोसेस से, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? अमोनियम सल्फेट होता है इसका आंसर। इसका आंसर फिर ये होता है हमारे पास। इसने ये दिया हुआ है, ये तो HCl से रिएक्शन करवाया इसने,
तो ये बात गलत होगी आपके पास। फर्टिलाइजर के लिए सॉल्युबल होना जरूरी है कि नहीं है? यस सर। फर्टिलाइजर सॉल्युबल होंगे तब प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ग्रुप सर 1 बी क्यों लिथियम नहीं हो सोडियम सकता? पोटेशियम। क्या नहीं हो सकता? बी क्यों नहीं हो सकता 10 में? बेटा अमोनियम के सारे सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं। जिस बच्चे ने पूछा है उस बच्चे को सलूट है मेरा, वो वाला जो पुलिस वाले मारते हैं एसएचओ के आने पे कि आपको अभी तक सॉल्युबिलिटी रूल नहीं याद, पेपर कब है? इनसॉल्युबल। अमोनियम के सॉल्ट सारे सॉल्युबल नहीं होते। सर कार्बोनेट लिखा हुआ है। माशाल्लाह। ये बच्चा मेरे पास पुराना है या नया है? ईडन का बच्चा है, ट्यूशन का बच्चा है? अरे बोल दो, कुछ नहीं हुआ। ग्रेविटी। अनिका है ना? जी। अनिका हो? ओके बेटा, पहला रूल ये था कि सोडियम फर्स्ट ग्रुप वाले, ग्रुप 1 वाले। उसके अलावा क्या बताया था? अमोनियम। उसके अलावा क्या बताया था? नाइट्रेट। हमेशा सॉल्युबल होते हैं। पहला रूल कौन सा वाला बन रहा है आपका? डी। आगे बात की समझ? जी सर। तो पहला रूल ये बनता है, हमने लिखा था कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल, लिखा था कि कार्बोनेट इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन रूल नंबर 1 को प्रेफरेंस देंगे ना, ये पक्के सॉल्युबल होते हैं। अमोनियम के सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं। जी, ग्रुप 1 की बात हो रही है। लिथियम और फिर सोडियम और फिर पोटेशियम। नीचे की तरफ क्या होता है? नीचे की तरफ मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करते हैं, पता है आपको इनके? एंड रिएक्टिविटी जी, रिएक्टिविटी ग्रुप 1 इंक्रीज करती है। तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज, इंक्रीज इंक्रीज काट दे। रिएक्शन में द वाटर बिकम मोर विगरस या लेस विगरस? बी, मोर विगरस हो जाएगा रिएक्शन। आगे समझ? यस सर। ओके, इनमें से कोवेलेंट कौन बनाएगा? स्टेयरकेस होती है ग्रुप 3 में। ये ग्रुप 1 होता है, ये ग्रुप 2 होता है, ये ग्रुप 3। यहां से स्टेयरकेस स्टार्ट होती है। तो नॉन मेटल्स का मिलना जरूरी था। ठीक हो गया बेटा? यस सर। जी सर। कांटेक्ट प्रोसेस में जो प्रेशर होता है वो 111 होता है, जो कैटलिस्ट होता है वेनेडियम पेंटॉक्साइड होता है, और टेम्परेचर होता है 450। किसका हाईएस्ट परसेंटेज बाय मास होगी? फार्मूला था परसेंटेज का कि AR उस एटम का जिसकी परसेंटेज पूछी है, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय MR इनटू 100। जब आपने ये किया, सबके MR भाई ने दे दिए थे, तो अच्छी बात है, आंसर A आ जाएगा इसका। पहले वाले में 2 नाइट्रोजन थे तो 28 हो जाएगा 2 का मास अपॉन 80 इंटू 100। दूसरे वाले का हो जाएगा, इसमें आपके पास 3 नाइट्रोजन के एटम है तो 42 3 नाइट्रोजन का मास हो गया। 149 नीचे लिखेंगे, इंटू 100 कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पे 2 नाइट्रोजन थे, 28 अपॉन 132 इंटू 100। और इसमें आएंगे आप तो आपके पास हो जाएगा, एक नाइट्रोजन है 14 और MR है इसका 101 इंटू 100। तो आपके पास सर सॉल्व करने में, हाँ सर अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला मास फिक्स्ड रहेगा 80, फिक्स्ड होता है ना 80? 60 होगा ना, ऐसे निकाला हुआ है ना। नाइट्रोजन का 14, ठीक है 4 ठीक है नाइट्रोजन, सर। 4 नाइट्रोजन 14 एंड 3 ऑक्सीजन हो जाएंगे आपके पास 48। इससे बना 80 जाके। जब एलिमेंट्स फिक्स है, कंपाउंड का फार्मूला फिक्स है, तो MR भी फिक्स होगा। कौन हमेशा सॉल्युबल होता है? चाहे सल्फेट, चाहे क्लोराइड, चाहे कार्बोनेट, कौन हमेशा सॉल्युबल होता है? कौन हमेशा सॉल्युबल होता है? नाइट्रेट और अमोनियम और ग्रुप 1। कौन है? एक्स ने मैंगनेट का कलर चेंज कर दिया। मैंगनेट जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कलर अगर चेंज कर रहा है तो ये क्या होगा फिर? रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एक मार दे इसको। दूसरा जो कलर चेंज किया है पोटेशियम आयोडाइड का, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका कलर कौन चेंज करेगा? ऑक्सीडाइजिंग। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग आ जाएगा। मैंने एक वीडियो भेजी है आज रिडॉक्स की। रिडॉक्स का मसला बच्चों को चल रहा होता है तो इसलिए मैंने भेज दी, उसके क्वेश्चंस करवाए मैंने, तो आप उसको देखेंगे, काफी फायदा हो जाएगा। आपकी रिडॉक्स की ब्रेक खत्म हो जाएगी।
कुछ फायदा हो ही जाएगा आपको। अच्छा जी, इक्विलिब्रियम मूव टू राइट, आगे लेके जाना है, इंक्रीजिंग बोथ इंक्रीजिंग इन प्रेशर एंड इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। बेटा टेम्परेचर की तस्वीर याद है? यस सर। क्या होता है? एंडो पे आगे एंडो आगे जाएगा। जाता है, एंडो आगे जाएगा, ये बात समझ आ गई? यस और प्रेशर की तस्वीर क्या थी? कम मोल्स प्रेशर लेस कम मोल मोल्स की तरफ। कम मोल की तरफ काउंटिंग करनी शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके पास 1 मोल है, यहाँ पर आपके पास 2 मोल है, तो ये तो उल्टा हो जाएगा, काटो इसको। इसमें आपके पास 10 मोल्स है, यहाँ पर है 9 मोल्स, तो ये आगे जाएगा कम मोल्स की तरफ। बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? यस सर। चलें जी आगे खेलते हैं। लार्ज पीसेस ऑफ मैग्नीशियम, स्मॉल पीसेस ऑफ मैग्नीशियम, ये कौन से 2 एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं जिसपे सब बस ये चेंज है? ये हो सकते हैं एक्स एंड वाई, है ना? सर मुझे चेंज होगी 17 ना? नहीं समझ में आया, क्वेश्चन 17। कैसे करवाया? सवाब जैसे होता है वैसे करवाया। यार आप लोग जागते रहो ना, मैं भी इसमें क्या सर करूं? इसका डी क्यों नहीं होगा? अरे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर ज्यादा करने से आगे जाए, मूव टू फॉरवर्ड राइट हैंड साइड, एक्सो जाता है आगे टेम्परेचर ज्यादा करने से। एक्सो से खुद हीट निकल रही होती है, आप उसको हीट देंगी? बेटा आपके हालात थोड़े बुरे लग रहे हैं मुझे, आप एक बात याद रखें, टेम्परेचर ज्यादा करने से कौन आगे जाता है? बता दो इसको सारे भाई। एंडोथर्मिक। एंडो फॉरवर्ड जाता है, एक तो ये बात याद रख लो आप। दूसरी बात, इस बच्ची को ये भी बताना चाहिए हमें कि प्रेशर ज्यादा करने से कौन जाता है आगे? एक्सो। लेस मोल्स। लेस मोल्स। रिएक्शन टूवर्ड लेस मोल्स, ये तस्वीर सुबह और शाम की है, कर लो एग्जाम से पहले पहले। इस बेस पे इसको एक्सप्लेन किया था मैंने, अब जब आप इसकी वीडियो देखोगी तो फिर आपको दोबारा भी समझ आ जाएगा। पहली बात एंडो को जाना चाहिए, दूसरी बात कम मोल्स वाले, मोल्स आपके सामने कैलकुलेट किए थे मैंने, तो जरा जागते रहे। इसमें 1 से 2 हो रहे हैं, इस पे अगर प्रेशर ज्यादा करोगी तो पीछे उड़ जाएगा, ये कम मोल्स की तरफ जाएगा। इसमें आपके पास इस तरफ 10 मोल्स हैं, इस तरफ 9 मोल्स हैं, ये आगे जाएगा कम मोल्स की तरफ। तो उसने कहा था कौन आगे जाएगा दोनों चीजों से? जी बेटा, इसकी बेस के ऊपर हमारे पास ये आंसर बन रहे हैं दो, क्योंकि दोनों का सिर्फ रेट में फर्क आएगा, क्योंकि आप सरफेस एरिया चेंज कर रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, अब इनमें सोच लें कि कौन क्या होगा फिर। रेट किसका ज्यादा है, एक्स का ज्यादा है, वाई का ज्यादा है? एक्स का रेट ज्यादा है। एक्स का अगर ज्यादा है तो स्मॉल पीसेस या लार्ज पीसेस? स्मॉल पीसेस। स्मॉल पीसेस। तो एक्स जो है आपके पास हो जाएगा एक्सपेरिमेंट नंबर 2। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में चलें तो हमारे पास आ जाना चाहिए एक्स और वाई होना चाहिए एक्सपेरिमेंट नंबर 1, इसमें आ जाएगा वाई। आप देख रहे हैं आपका आंसर बन चुका है, वैसे तो बन चुका है ना आंसर, तो 12 जी सर, बन गया हो गया। आगे उसने कॉन्सेंट्रेशन जब ज्यादा की है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन एसिड ज्यादा करने से अगर उसने वॉल्यूम फिक्स रखा था तो C इंटू वी, वॉल्यूम हर बार 100 ले रहा है वो, फॉर एग्जांपल फिक्स रखा है उसने। जब कॉन्सेंट्रेशन कम यूज करेगा तो कम मोल्स आएंगे, जब ज्यादा यूज करेगा तो ज्यादा मोल्स आ जाएंगे। ये क्वेश्चन इससे पहले भी हुआ था, तो आपके पास इस एक्सपेरिमेंट में मोल ज्यादा आ रहे हैं, ये आंसर बन गया। इस वाले में वो कह रहा है कि 1 ग्राम अगर बर्न करें तो कितना, और यहाँ पे जो दिया है इसको बेटा कोई इंग्लिश आती है, मैथ्स आती है थोड़ी थोड़ी? किलो जूल पर मोल का मतलब समझते हो आप लोग? इसका मतलब है कि 1 मोल प्रोड्यूसेस एनर्जी, इसका मतलब ये है। और हमें क्या बोला है ग्राम के हिसाब से बताओ बेटा। 1 मोल का मास तो पता चल गया सबका, ये लिखे हुए मास है सबके। तो हर बार करना क्या है, फॉर एग्जांपल मैं इसकी निकालने की कोशिश करता हूँ एनर्जी, तो इसमें पता चला कि 78 ग्राम अगर लेंगे, इसका 1 मोल है, उससे कितनी एनर्जी बनेगी आपके पास? 3270। तो 1 मोल से कितनी बन जाएगी? एक्स। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर बन जाएगा 3270 डिवाइड बाय 78। अब अगर मैथ्स आती है, हर बार यही करना है, जो एनर्जी निकल रही है
जो एनर्जी निकल रही है उसको एमआर से डिवाइड कर दें, इसको इसके एमआर से डिवाइड कर दें, इसको इसके एमआर से डिवाइड कर दें और इसको इसके एमआर से डिवाइड कर दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जी बेटा, क्या आंसर बन रहा है आपके पास? ए बना था ना मेरे ख्याल में? ए इसके बाद इसमें कह रहा है कि कौन सी बात सही है? एंडो सर है, आप एक सेकंड पीछे जा सकते हैं उस क्वेश्चन से? मेरी बात सुनो, खुशी आपने पेपर नहीं किया ना? क्यों सर, किया है, मैंने वर्क दिया था कल। अगर किया था तो फिर इतनी जल्दी में क्यों नहीं समझ रहे आप लोग? मैं क्या करूं? मैं इस तरीके से तो फिर सर बस इसी के स्क्रीनशॉट लेना था, आप जा। क्लियर? यस सर। एक का सोल्यूशन करके दिखा दिया, फिर कॉमन सेंस लगाने कि हर बार आपको उसके एमआर से डिवाइड करना है, तो आइंदा भी कभी क्वेश्चन आए 1 ग्राम बोल दे या 10 ग्राम बोल दे, फिर 1 ग्राम था तो 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, आपको जरूरत नहीं है, आंसर वही आएगा। इसलिए तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यस। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, काट दें एक्सो एक्सो को। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी बोला P माइनस क्यू है, तो P माइनस क्यू कहाँ गया? क्या ये एक्टिवेशन एनर्जी है? नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी होती है रिएक्टेंट से लेके टॉप तक, इसको बोलते हैं। तो आपके पास P है और यहाँ पर R है, तो P माइनस R से आपके पास बन जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी। Q P Q से नहीं बनेगी, ये नहीं बनेगी, तो B इज द करेक्ट आंसर। अच्छा जी, कॉपर सल्फेट है एंड कॉपर इलेक्ट्रोड है। पहले आयन बनाए खुशी से, कॉपर एंड फिर सल्फेट एंड फिर H एंड फिर OH। तो पता ही चला इन दोनों में से कॉपर चला जाएगा और इनमें से कोई भी नहीं जाएगा, बल्कि क्या होगा? एनोड डिसॉल्व होगा। एनोड डिसॉल्व होगा मतलब कॉपर जो है वो कॉपर आयन बन जाएगा। तो एनोड जब डिसॉल्व होगा तो एनोड का मास जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा इन साइज। और जब ये जाके इस कॉपर के कैथोड के ऊपर कॉपर जाएगा तो ये जाके उसके ऊपर मेटल बनता जाएगा और इसका मास क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, बिगर हो जाएगा। एंड क्योंकि आपके पास यहाँ से इस एनोड से जो पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ से कॉपर आयन आता है और यहाँ से इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, शुरू से आखिर तक इसकी कॉन्सेंट्रेशन सेम रहती है, तो आपके पास कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगी, तो कलर जो है इसका फेड नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, ब्लू ही रहेगा। क्लियर? यस सर, फेड नहीं होगा। फेड क्यों नहीं होगा? बच्चा अपना नाम बताओ, 1000 दफा पढ़ाया, इसलिए पूछूंगा तो सही। कौन है ये फेड वाला? पॉजिटिव, नेगेटिव आपने इसमें डाल दिया। अगर फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट एंड 1 मोलर डाल दिया, 1.0 मोलर, तो आपके पास यहाँ पर कॉपर के आयन बन जाएंगे, यहाँ से बन जाएंगे सल्फेट के आयन, यहाँ से बन जाएंगे H, यहाँ से बन जाएंगे OH। ये टाइम पास तो नहीं कर रहे ना प्लीज भाई? नो सर, नो। ओके, कौन कौन जाएगा पहले डिसाइड कर लो। कॉपर ने जाना है और OH ने। OH ने नहीं जाना, ढक्कन कोई भी नहीं जाएगा इनमें से। एक्टिव इलेक्ट्रोड है ये भी इलेक्ट्रोड कॉपर का है और ये भी इलेक्ट्रोड कॉपर का है। एक्टिव है सर? अच्छा, तुमने क्वेश्चन नहीं, तुमने पेपर नहीं किया, मॉक नहीं किया, देखो कैसा पहचाना। किया नहीं किया हुआ है सर। फिर ये जो है कॉपर है दोनों, इसलिए आपके पास होगा ये कि एनोड डिसॉल्व होगा। इससे जो है आपके पास शुरू में अगर आपने कॉपर सल्फेट डाला था, समझ लें 100 आयन इसके थे एंड 100 इसके थे, जिसकी वजह से इसका कलर है क्या? ब्लू। कॉपर जब तक होगा ब्लू कलर होगा ना इसमें। यस सर। अब होगा ये कि यहाँ से कोई नहीं जाएगा, तो कोई नहीं जाएगा तो इलेक्ट्रॉन, सॉरी इनमें से कोई नहीं जाएगा इधर, तो इलेक्ट्रॉन स्प्रेड को कैसे मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन स्प्रेड कैसे मिलेंगे कि यहाँ से कॉपर का जो एटम था वो बन जाएगा कॉपर आयन, और जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा यही ट्रेवल करते हुए यहाँ पे पहुंच जाएंगे। फिर यहाँ से कॉपर जब यहाँ जाएगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन जो थे ये वाले दे दिए जाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, यहाँ से एनोड जो है उसका साइज जो है वो छोटा होगा शुरू हो जाएगा,
जबकि यही कॉपर जब जाके यहाँ पे डिपॉजिट हो गया इसका साइज बड़ा होना शुरू हो जाएगा, तो ये डिजोल्व हो जाएगा। ये अब इसमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो वही रहेगी। क्यों? यहाँ से जो कॉपर आपके पास ये 100 थे, ये 101 हो गया, इलेक्ट्रॉन तो 2 पहुंचे तो ये चला जाएगा। अगर यहाँ से 10 कॉपर आयन बनेंगे तो 10 कॉपर डिपॉजिट हो जाएंगे, इसको कुछ नहीं होता। आगे समझ? ओके तो सर, कॉपर जाता तो सही है है सर। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट लाइट वाला नहीं जाता, ये वाला जाता। फिर एल्यूमिनियम के सेक्शन में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे क्या हो सकता है? तो आपके पास आयन ही 2 होते हैं, आपके पास एक होता है एल्यूमिनियम +3, एक होता है ऑक्साइड -2। पॉजिटिव पे कौन सा जाएगा? शाबाश, ऑक्साइड ऑक्सीजन। ऑक्साइड कहाँ जा रहा है भाई? जाने दे फिर इसको। क्लियर? यस सर। यस सर। आगे आगे जी। 1 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड Q completely burned to produce exactly 3 moles of water। अब ये शायद मैंने देख लेते इसको मिसरीड ना किया हो। बेटा इसमें आपके पास कितने वाटर बनेंगे? शाबाश, डायरेक्ट बताएं। 5 इसमें आपके पास बन जाएंगे 6 C2 है, 3 H6 है और O है, 3 इससे बन जाएंगे आपके पास 3 वाटर। इससे आपके पास बनेंगे 4 वाटर। इससे आपके पास बनेंगे 4 वाटर। मुझे जरा सोच के बता दें कि बाकी बच्चे जिनको ये इतनी जल्दी में कर रहा हूँ, समझ आ रही है कैसे कर दिया? जितने हाइड्रोजन होते हैं उसका हाफ। कंफ्यूजन होने दो, अल्लाह की बंदी 10 दफा पढ़ाया है कि जितने कार्बन होंगे उतनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और जितने वाटर होंगे उसका हाफ। जितने कार्बन उतनी कार्बन डाइऑक्साइड और जितने हाइड्रोजन हो उसका हाफ वाटर बनते हैं। अब याद आ गया? कहाँ आया होगा? नहीं मैथ्स नहीं आती, मुझे पता है सबका, मैथ्स ही नहीं आती। कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी। चलो अब तुम बैलेंस करवाओ। शाबाश शाबाश, बात समझ आई? अब क्यों 3 किया उसको कि 6 आपके पूरे हो जाए। 6 पूरे करने के लिए आपको 2 से 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो इसलिए मैंने इसके 10 देखे तो 5 बोल दिया, इसमें 6 देखे तो मैंने 3 बोल दिया, इसमें 8 देखे तो मैंने 4 बोल दिया, इसमें भी 8 बन रहे हैं आपके पास तो मैंने 4 बोल दिया। बात समझ आ गई? तो हमारे पास आंसर बन गया 3। क्लियर? यस सर। बोलो क्लियर। ओके थैंक यू। आगे आगे जी। हाइड्रेटेड वाले को हीट किया, ये रहा हाइड्रेटेड। उसके बाद पानी उड़ गया, ठीक है जी। व्हाट इज द मास ऑफ एनहाइड्रस? एनहाइड्रस ये रहा, बोला कितना बचा? खेल लेते हैं। इसका मास कितना होता है बताया उसने? कॉपर सल्फेट का मास कितना होता है? 160 होता है। और पानी का मास कितना होता है? 18। तो आपके पास 5 वाटर हैं, तो यहाँ पे लिखें आप सुकून से कॉपर सल्फेट 5H2O। इसका मास 160 बताया, इसका मास हो जाएगा 5 × 18। तो इसका मतलब हो गया कि ये हो गया 90, ये हो गया 160, मिलाएंगे तो 250 बन जाएगा। तो आपको पता चला कि 250 अगर इसका हो तो 160 इससे बनता है। ये इनका ताल्लुक रिश्ता विश्ता हो गया। तो अगर 25 हो तो इसका कितना बन जाएगा? एक्स। आंसर मारेंगे सीधा 16 पे गिरेगा, ठीक है। अगर मैथ्स अच्छी हो, अगर काश मैथ्स अच्छी होती तो 0 से 0 काट के आपके पास 25 आ ही जाता। 12 इतनी मैथ्स अच्छी। इंपेरिकल फार्मूला निकालने के लिए आपको चाहिए होती है कंपोजिशन परसेंटेज बाय मास, ठीक है जी। यस सर। यस सर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी था, मिसरीड की वजह से आपने मार्क लूज किए हो शायद। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पूछे थे और मास किसका बताया उसने? मास बताया है मीथेन का। पूछा किसके बारे में है? हाइड्रोजन। जो बात है बेटा, CH4 मीथेन का फार्मूला हो। इसमें कितने हाइड्रोजन एटम होते हैं? शाबाश, 4। 4। इसके उसको चाहिए क्या क्या चीज चाहिए देख लेते हैं। इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है जी में, मतलब ग्राम में, और ग्राम में लिखा है इंग्लिश में। उसके बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए? मोल एंड फिर मोल। इज इट? यहां तक मानते हैं? यस सर। यस सर। इधर क्वेश्चन फिट हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 3.2 हो तो कितने मोल्स बनेंगे, हमने लिख दिया। फिर ऊपर वाली लाइन किसी इक्वेशन से फिट करनी होती है। इक्वेशन से कितने ग्राम लिखे जाए? शाबाश, मीथेन का MR 1 मोल का मास कितना हो जाएगा? 16 होता है जी। सबको पता है ये वाली बात? यस सर। जी सर। मास इसका हो गया, 4 इसका हो गया तो 16 हो गया।
और यहाँ पर आपको मोल बताने, सिर्फ मोल। मोल कितने लिखूं इसके? 4। क्रॉस मल्टीप्लाई एंड आंसर इज डी। आई समझ बेटा? सर Yes, CH4 कैसे आया? ये बात इसको कहते हैं मीथेन है जादू। ना। बेटा मीथ का मतलब होता है 1 एंड एन का मतलब होता है सैचुरेटेड। 1 कार्बन को सैचुरेट करने के लिए कितनी डंडियां मिसिंग है इसकी? शाबाश बेटा। कितनी डंडियां होनी चाहिए इसके राउंड? 4। इसको कहते हैं मीथेन। अगर इथेन भी कह रहे तो तब भी मसला नहीं आना चाहिए था। कुछ बात समझ आ गई? यस। CH4 मीथेन कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाह रहा है बच्चा। बच्चा 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 कह रहा है हो नहीं रहा कुछ। बच्चे को यही नहीं पता कि प्लेटिंग करने के लिए कंडीशंस क्या थी। कौन सा सर बच्चा वो हमारे पास है जिसको पता है? 3 कंडीशन बोले, जवाब मिलेगा। इलेक्ट्रो एंड प्लेटिंग। जी नंबर 1, जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ होना चाहिए? कैथोड। कैथोड पे। जो डिजायर्ड मेटल है जिससे प्लेटिंग करनी है वो कहाँ पे होना चाहिए? एनोड पे। एनोड। और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होना चाहिए? डिजायर्ड मेटल का कंपाउंड। सॉल्ट ऑफ डिजायर्ड मेटल। चलें पढ़ते हैं। इसको कहाँ पे होना चाहिए था ऑब्जेक्ट को? कैथोड। नेगेटिव पे। ये उल्टा लगा दिया इसने। यस सर। कहानी खत्म। आगे समझ। मेटल कंसिस्ट ऑफ लैटिस ऑफ पॉजिटिव आयन, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तो इलेक्ट्रॉन रिप्लेस होते हैं या पॉजिटिव आयंस रिप्लेस होते हैं? याद है किसी को? नहीं। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिप्लेस हो जाते हैं, ये नहीं होते। किसी को पता है? नहीं पता? बोल दो जल्दी से, बोलो जल्दी से बोलो। पता है सर, पता है। सर पता है। सर ओके। अब इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन कोवलेंट बॉन्ड्स। डंडियां काउंट करते हैं। डंडी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। 8 डंडियां। एक डंडी का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होता है? 2। 2 होता है। तो 8 डंडियों का मतलब कितना हो जाएगा? क्लियर? प्रोटॉन नंबर कितना है? 20। आर्गन का 18 होता है, कैल्शियम का 20 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, नियोन का 10 होता है। जाके चेक ही तो करना था। कैल्शियम। प्रोटॉन नंबर कैन नेवर बी चेंज्ड, राइट? अच्छा जी, सिल्वर जब क्लोराइड से पीपीटी बनाएगा तो क्या कलर आएगा? जब आयोडाइड से पीपीटी बनाएगा तो क्या कलर आएगा सिल्वर का? आयोडाइड येलो होता है, पता है? जी सर। यस सर। और ये वाला व्हाइट होता है। यस क्लियर? सर। सर आपने कहीं पे बताया था कि क्लोराइड भी येलो होता है। अब ये देख ले, एक क्वेश्चन आपके पास गंदा आ सकता है, जरा सुन लीजिएगा, देख ले जरा इसको। सारे बच्चे जो क्लास ले रहे हैं कुछ तो फायदा हो। एक क्लोराइड है, एक ब्रोमाइड है और एक आयोडाइड है। ठीक हो गया? अगर आप Yes, sir. सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे ना सब में, सिल्वर नाइट्रेट, तो इसमें बन जाएगा AgCl, इसमें बन जाएगा AgBr, इसमें बन जाएगा AgI। सारे पीपीटी होंगे। इनसॉल्युबल सॉल्ट बन रहे हैं। ऑल हेलाइड सॉल्युबल, ऑल हेलाइड सॉल्युबल एक्सेप्ट सिल्वर। याद आ गया? जी सर। क्योंकि ATP नहीं है, ये बात उसमें नहीं करवा सकता, इधर पूछता है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। इनका कलर होता है व्हाइट पीपीटी, इनका कलर होता है क्रीम पीपीटी। क्रीम पीपीटी को हम दूसरा नाम भी देते हैं ऑफ व्हाइट पीपीटी। और इसके होते हैं पेल येलो, पेल येलो पीपीटी। आगे समझ? यस सर। जरा जेल में रख लीजिएगा। क्लियर बेटा? और पप्पू की अगर बात करें ना, पप्पू से हम टेस्ट ही एक चीज को करते हैं, पप्पू नाइट्रेट से।
इसके इंटेंस येलो पीपीटी आ जाते हैं हमारे पास। येलो पीपीटी किस चीज के होते हैं? PbI2 के। अच्छा, अगर आप इनके साथ टेस्ट करने की कोशिश करें इसको, इधर भी येलो शेड आना शुरू हो जाएगा। क्यों? पप्पू पीला होता है, ये बात याद है आप लोगों को? पप्पू पीला होता है। बेटा याद है ये बात आप लोगों की? नहीं यस याद है सर। पप्पू का ऑक्साइड भी आपको पीला नजर आएगा, ठीक है बेटा? इसको कहते हैं बॉइलिंग फ्लास्क। एक दो चीजें इसमें, एक इथेनॉल है और एक वाटर है। बेटा जल्दी कौन उड़ जाएगा पहले? इथेनॉल। इथेनॉल की कॉन्सेंट्रेशन इस फ्लास्क के अंदर इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी? फिर डिक्रीज। डिक्रीज पे क्या क्या आ रहा है हमारे पास? ऐसे डिक्रीज करेगी या ऐसे डिक्रीज करेगी? सी सर। सी में। डी नहीं, ऊपर जाके डिक्रीज करेगी क्या? नहीं। नो सर, सी। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? नहीं आई? आहिस्ता आहिस्ता सारे वेपर्स में से निकल के इधर आ जाएंगे। समझ आ गई। गुड। इनमें से कौन सा सूटेबल नहीं है? किसको कलेक्ट करना है? सल्फर डाइऑक्साइड को। सल्फर डाइऑक्साइड पानी में सॉल्युबल होती है, पानी से पास मत यस करें, सर, बी। ठीक है? इसको करें। सर ऐसे सल्फर बताइएगा। डाइऑक्साइड, सर सल्फर डाइऑक्साइड ब्यूरेट से कभी भी मतलब मेजर नहीं हो सकती। नहीं, ब्यूरेट इस तरीके से ना लगाएं, मतलब ये ओवर वाटर, ये कहते, इसको कहते हैं कलेक्शन ऑन वाटर। ओवर वाटर। ओके ठीक है सर, ओके। ये मेथड किसके लिए चलता है? कलेक्शन ऑन वाटर वाला, इनसॉल्युबल के लिए। ये सल्फर डाइऑक्साइड तो एसिडिक गैस है, अच्छी खासी सॉल्युबल हो जाती है। अगर आपने पानी में डिसॉल्व कर दिया SO2 को तो आपके पास बन जाता है सल्फ्यूरस एसिड, मिला के लिखता है बस। चलिए जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट पीपीटी डिसॉल्व अमोनिया से, व्हाइट पीपीटी इनसॉल्युबल। कौन? वही दोनों दोस्त। कौन कौन? अली जैन। अली जैन कौन कौन फंस जाता है? अली फंस जाता है। अली भाई सॉल्युबल नहीं होता। पार्टिकुलेट थ्योरी मैटर ब्ला 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 डिफ्यूजन इज एविडेंस। बस क्या थी थ्योरी है? पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। इन रैंडम मोशन। हाँ, आगे आगे जी। कंपाउंड एक्स कार्बोनेट से रिएक्शन कर रहा है। दुनिया में एक ही चीज है जो कार्बोनेट से रिएक्शन करती है, जल्दी फोड़े इसको। कौन होता है वो? एसिड। एसिड। एसिड को पहचानना, इसमें पहचान लोगे? जी सर। ये एसिड है। एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ऐसे भी लिखा जाता है, फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है, और फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है, और फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है। ये एस्टर है, ये भी एस्टर है, जबकि ये ओल है। इथीन का रिएक्शन करवाएं। इथीन नॉर्मली एडिशन रिएक्शन करता है। जब एडिशन रिएक्शन होता है उसकी पहचान क्या होती है? रिएक्टेंट होते हैं ज्यादा आपके पास और प्रोडक्ट होता है आपके पास एक। नॉर्मली क्या बनता है आपके पास? वन प्रोडक्ट बनता है। उसने कहा मोर देन वन प्रोडक्ट कब बनेगा? तो ऑक्सीजन इज आंसर। आगे समझ? नो। कितने प्रोडक्ट बनेंगे? एक CO2 बनेगा, एक पानी बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। आगे समझ? ब्रोमीन उसमें ऐड हो जाएगी बस। अगर ब्रोमीन ऐड करता तो एक ही प्रोडक्ट बनती, हाइड्रोजन ऐड करूंगा तो एक ही प्रोडक्ट बनेगी। एडिशन रिएक्शन करते हैं एल्कीन्स। समझ आइए? समझाऊं? और स्टीम ऐड करेंगे तो अल्कोहल बन जाएगी ना? हाँ, अगर समझना है तो कैसे समझाऊं तुम लोगों को? ये एल्कीन, अगर आप इसमें ब्रोमीन ऐड कर देंगे तो कैसा हो जाएगा? ये आपके पास एक ही प्रोडक्ट बनेगी। एक ब्रो इधर आ जाएगा और एक ब्रो इधर आ जाएगा, प्रोडक्ट एक ही है। अगर आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे सेम काम होगा, इसका डबल बॉन्ड खुल जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। अगर स्टीम यूज करेंगे तो डबल बॉन्ड खुल जाएगा, एक जगह पे H आ जाएगा और एक जगह पे OH आ जाएगा, प्रोडक्ट एक ही बनेगा। ऐड होती जा रही है हर चीज, ठीक है? जी सर। इनमें से कौन आइसोमर हो सकते हैं? सबसे पहले फार्मूला चेक करें। इसका फार्मूला है C4NH10, इसका फार्मूला है C4NH10, इसका फार्मूला है C4NH8, इसका फार्मूला है C5NH12। बेटा आइसोमर अगर हो सकते हैं तो कौन हो सकते हैं?
1 and 2 1 and 2 इसके अलावा तो हो ही नहीं सकते। 1 and आपको 2 ज्यादा क्वारी करने की जरूरत नहीं थी, बस खत्म, कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बाकियों के फार्मूला ही गलत दे दिए थे। आपको अगर याद हो तो मैंने कहा था चेक द फार्मूला, पहला रूल लिखा था, उसी की बेस पे क्वेश्चन खत्म। इज इट क्लियर? और वैसे भी आपको बता देते हैं इसी मजाक मजाक में कि इसमें आपके पास 4 कार्बन की चेन आ रही है, इसमें 3 की आ रही है, ब्रांच बन रही है इसमें, ये ब्रांच बनी है इसमें। तो इस वाले का नाम जो है हो जाएगा ब्यूटेन, जबकि इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। प्रोपाइल। प्रोपेन प्रोपेन। फिर आगे 39 पे, एक्स एंड वाई बोथ एल्केन्स हैं, एन्स हैं, एन्स काटने जा रहा हूं। ये इन है, काटो, ये इन है, काट दो। इसको रखो जिंदा और इसको भी रखो जिंदा। उधर भी इन को काटना है, शाबाश, इन कटवाएं। कौन कौन सी कट रही है? इन, उसने बोला है आपको कि एन है, ए कट रही है सर, और सी। तो ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, ऐसे ही है ना? तो जी आपके पास यहाँ से बच गए, यहाँ से बच गए ये, और ये बच गए। अब उसने एक और बात बोली है, उसने कहा एक्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। एक्स के कार्बन ज्यादा होंगे, तो एक्स का बॉइलिंग डी पॉइंट होगा। हायर है, तो एक्स का नंबर जो है कार्बन का ज्यादा होना चाहिए इन दोनों में से। इसमें Yes. किसमें एक्स का नंबर ज्यादा है? डी। डी का। नाइलॉन एंड टेरिलीन में क्या चीज हमेशा प्रेजेंट होती है? सी डबल बॉन्ड दोनों में होता है। यस सर। ठीक है, अगर इसके साथ ओ लगा दें तो ये टेरिलीन में होता है, एस्टर लिंकेज कहते हैं इसको। और अगर इसके साथ हम NH लगा दें तो ये अमाइड लिंकेज बन जाता है, कि जो आपके पास प्रोटीन सॉरी नाइलॉन में प्रेजेंट होगा इसका। क्लियर? यस सर। तो सर अभी सर